मार्च 1993, नई दिल्ली। रॉ चीफ प्रधानमंत्री से मिलने आए। उन्होंने प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जिसके बाद तुरंत एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। सुरक्षा से जुड़े सिर्फ 4 सबसे अहम लोग कमरे में मौजूद थे। एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दूसरी तरफ रॉ चीफ जेएस बेदी, विदेश मंत्री दिनेश सिंह और आईबी चीफ एमके नारायण। अभी जो मुंबई में बम धमाके हुए थे, उसके बाद से हमारे एजेंट्स लगातार काम कर रहे हैं। हमें पक्की इंटेल मिली है कि धमाकों के लिए जिम्मेदार मेमन फैमिली अभी दुबई में है। और सबसे बड़ी बात, बहुत जल्द आईएसआई के सपोर्ट से वो हमेशा के लिए पाकिस्तान चली जाएगी। फिर तो दाऊद की तरह हम उन्हें भी वापस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। दुबई सरकार से डिप्लोमेटिक बात करने में काफी महीने लग जाएंगे। तब तक तो आईएसआई उन्हें वहां से आसानी से निकाल कर ले जाएगी। इस बात पर कमरे में एक खामोशी छा गई। ऐसे में आईबी चीफ ने वो बात कही जिसने इस मीटिंग का रुख बदल दिया। डिप्लोमेसी में समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें तुरंत एक सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करना होगा, वरना ये आतंकी हमेशा के लिए बच जाएंगे। मीटिंग के कमरे में मौजूद हर एक इंसान को अच्छे से पता था कि मामला बहुत ही ज्यादा नाजुक है। कई घंटों तक अलग अलग रास्ते खोजे गए, दिमाग लड़ाए गए, लेकिन मेमन फैमिली को दुबई से वापस लाने का कोई भी सीधा या आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंत में रॉ चीफ ने प्रधानमंत्री को पूरे आत्मविश्वास के साथ भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान अपने बेगुनाह लोगों के खून का बदला जरूर लेगा। और यहीं से शुरुआत होती है रॉ के उस ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की रातों की नींद उड़ा दी थी। 12 मार्च 1993, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सड़कों पर रोज की तरह भारी भीड़ थी। लोग अपने दफ्तरों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले धमाके के बाद किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोगों को लगा कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन अगले 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर पूरी बंबई में एक के बाद एक 12 भयंकर धमाके हुए। एयर इंडिया बिल्डिंग, जावेरी बाजार, सेंचुरी बाजार और पासपोर्ट ऑफिस जैसी जगहों को निशाना बनाया गया। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोग मारे गए। 900 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। करोड़ों की प्रॉपर्टी पल भर में राख बन गई। देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस सब सदमे में थे। कोई नहीं जानता था कि यह हमला किसने किया और क्यों किया। लेकिन इस खौफनाक दिन की कहानी कुछ महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। दिसंबर 1992 का महीना था। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे भड़क चुके थे। ये दंगे बंबई तक पहुंच गए। दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक बंबई जल रही थी। इन दंगों में करीब 1000 लोगों की जान गई। लोगों के घर, दुकानें और दफ्तर जला दिए गए। इन्हीं दंगों की आग में एक स्मगलर का सब कुछ जल गया था। उसका नाम था टाइगर मेमन। टाइगर मेमन के अंदर बदले की आग सुलग रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से भारत में ऐसा ही कोई मौका ढूंढती रहती थी। जैसे ही उन्हें बंबई के दंगों के बारे में पता चला, उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। दुबई में एक बहुत बड़ी और गुप्त मीटिंग बुलाई गई। दुबई के एक आलीशान होटल के बंद कमरे में ये मीटिंग हो रही थी। आईएसआई ने अपने सबसे खास लोगों को वहां भेजा था। इसमें तौकीर जलियावाला और सैयद नाम के 2 बड़े सरगना शामिल थे। ये दोनों आईएसआई के मोहरे थे, जिनका काम था भारत के स्मगलरों के साथ मिलकर एक खतरनाक नेटवर्क तैयार करना। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया दाऊद इब्राहिम। दाऊद के साथ मोहम्मद दोसा, ताहिर मर्चेंट और टाइगर मेमन भी थे। आईएसआई के अफसर ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, बंबई में जो खून बहा है उसका बदला लिया जाएगा। हमें बस तुम लोगों का नेटवर्क और रास्ते चाहिए। हथियार हम देंगे। दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन की तरफ देखा। टाइगर की आंखों में गुस्सा था। टाइगर ने भारी आवाज में कहा, मैं बॉम्बे को जलाकर राख कर दूंगा। मेरे लोग तैयार हैं। बस मुझे आरडीएक्स और गन्स चाहिए। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया जाएगा। आईएसआई का प्लान बहुत साफ था। वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते थे। उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो भारत का ही हो, और इसके लिए टाइगर मेमन से बेहतर कोई नहीं था। फरवरी 1993 में टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास समुद्री रास्ते से भारी मात्रा में आरडीएक्स, AK-56 राइफल और ग्रेनेड भारत पहुंचा दिए गए। और फिर आया 12 मार्च का वो काला दिन। धमाकों के बाद मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री शरद पवार ने उस समय के सबसे तेज पुलिस अफसर राकेश मारिया को जांच का जिम्मा सौंपा। राकेश मारिया और उनकी टीम ने सबसे पहले ये देखा कि धमाके कहां हुए हैं। पुलिस की कई टीमें शहर भर में सबूत ढूंढने लगी। तभी वर्ली इलाके में पुलिस को एक लावारिस मारुति वैन मिली। इस वैन के शीशे अंदर से काले किए गए थे। पुलिस को शक हुआ कि इसमें भी बम हो सकता है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया। जब बहुत सावधानी से वैन का दरवाजा खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए। वैन के अंदर कोई बम नहीं था, बल्कि 7 AK-56 राइफल और कई सारे ग्रेनेड भरे पड़े थे।
पुलिस ने तुरंत उस वैन के नंबर की जांच की। आरटीओ से जो जानकारी मिली उसने जांच की दिशा ही बदल दी। वो वैन रुबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर थी। रुबीना मेमन टाइगर मेमन की भाभी थी। उसी समय पुलिस की एक और टीम को दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर मिला। उसका भी नंबर चेक किया गया। वो स्कूटर याकूब मेमन के नाम पर था। याकूब मेमन टाइगर मेमन का छोटा भाई था। दोनों गाड़ियों से एक ही पता निकलकर सामने आया, अल हुसैनी बिल्डिंग, माहिम पुलिस स्टेशन के पास। राकेश मारिया की टीम पूरी ताकत के साथ उस बिल्डिंग में पहुंची। जब पुलिस की टीम छठी मंजिल पर मेमन परिवार के फ्लैट पर पहुंची, फ्लैट बहुत आलीशान था, लेकिन अंदर का नजारा डरावना था। अलग अलग कमरों में RDX भरा हुआ रखा था। बिल्डिंग के कंपाउंड की जब तलाशी ली गई तो वहां से गत्ते के 27 बड़े डिब्बे मिले। एक अफसर ने डिब्बे को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उस डिब्बे पर साफ अक्षरों में लिखा था पैकेजेस लिमिटेड, लाहौर, और उसके ठीक नीचे लिखा था नोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद। कमिश्नर समरा ने तुरंत ये बात दिल्ली में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को बताई। रॉ ने तुरंत पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट्स को एक्टिव किया। जब इस्लामाबाद में नोबल प्राइवेट लिमिटेड की जांच की गई तो पता चला कि ये कंपनी पाकिस्तान के कैंटोनमेंट इलाके में मौजूद है और इसका काम RDX और बम बनाने के सामान तैयार करना है। अब कोई शक नहीं था, देश के सबसे बड़े दुश्मन ने हमारे घर में घुसकर वार किया था और इस वार में उनके मददगार थे हमारे ही देश के नागरिक, मेमन परिवार। ये परिवार कोई मामूली परिवार नहीं था। अब्दुल रज्जाक मेमन गुजरात से बंबई आए थे। उन्होंने मेहनत से अपना छोटा सा काम शुरू किया था। उनके 6 बेटे थे। टाइगर मेमन ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और बैंक में चपरासी बन गया। वहां झगड़ा होने के बाद वो सोने की स्मगलिंग करने लगा। लेकिन याकूब मेमन अलग था। वो बहुत पढ़ा लिखा था। उसने CA की पढ़ाई पूरी की थी। उसे एक अवार्ड भी मिला था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका भाई स्मगलिंग से बेहिसाब पैसा कमा रहा है तो वो भी उस दलदल में उतर गया। इधर जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि धमाकों से ठीक 2 दिन पहले 10 मार्च की रात को मेमन परिवार का हर एक सदस्य बंबई एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भर चुका था। फिर ISI उन्हें 17 मार्च को चुपचाप दुबई से पाकिस्तान के कराची शहर लेकर आए। वहां उन्हें कराची के ही एक आलीशान बंगले में रखा गया। ISI ने पूरे परिवार को नए नाम और नए पासपोर्ट बनाकर दे दिए। 1 साल बीत चुका था। मेमन परिवार अब भी पाकिस्तान में था, लेकिन उनके अंदर अब डर और घबराहट बढ़ने लगी थी। 1 साल तक ISI के साये में रहने के बाद मेमन परिवार की जिंदगी एक जेल जैसी हो गई थी। उन्हें कहीं भी जाने की आजादी नहीं थी। हर वक्त बंदूकधारी उनके इर्द गिर्द रहते थे। याकूब मेमन को अंदर ही अंदर बहुत भारी गिल्ट महसूस होने लगा था। उसे ये भी पता था कि ISI अपना राज छुपाने के लिए कभी भी उनके पूरे परिवार को जान से मार सकती है। एक रात परिवार के सब लोग एक कमरे में बैठे थे। याकूब मेमन ने कहा, हम ऐसे सारी जिंदगी नहीं छुप सकते। हम अपने ही घर में आतंकवादी बन गए हैं। हमें वापस अपने देश भारत लौटना चाहिए। जो सजा होगी हम काटेंगे। टाइगर मेमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। अगर हम वापस गए तो वो हमें फांसी पर लटका देंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यही पाकिस्तान में रहूंगा। अगर तुम लोगों को मरना है तो जाओ। परिवार ने तय किया कि टाइगर भले ही ना जाए, लेकिन बाकी सब लोग वापस भारत जाएंगे। ISI की निगरानी भी अब उन पर कम हो गई थी। याकूब और उसके छोटे भाई ने एक प्लान बनाया, ये चेक करने के लिए कि क्या वो आसानी से देश से बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों जून 1994 में दुबई गए। वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कोई ISI एजेंट उनके पीछे नहीं था। उन्होंने वापस आकर परिवार को बताया कि रास्ता साफ है। इसके बाद पूरा परिवार चुपचाप पाकिस्तान से दुबई आ गया। दुबई पहुंचने के बाद याकूब ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक दूर के रिश्तेदार आमिर को फोन किया। याकूब ने फोन पर कहा, आमिर भाईजान, हम दुबई में हैं। हम भारत वापस आना चाहते हैं। देश का माहौल कैसा है? क्या हमें सीधा दिल्ली आ जाना चाहिए? आमिर ने घबराते हुए कहा, याकूब, तुम सीधे यहाँ मत आओ। हालात बहुत खराब हैं। तुम पहले मुझसे नेपाल में काठमांडू आकर मिलो। हम वहां बैठकर प्लान बनाएंगे। 21 जुलाई 1994 को याकूब मेमन अपने नए फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पहुंचा। काठमांडू में वो आमिर से मिला। उन्होंने तय किया कि पूरा परिवार पहले दुबई में इकट्ठा होगा और फिर वहां से कोई रास्ता निकाला जाएगा। 3 दिन बाद 24 जुलाई की सुबह 9 बजे याकूब वापस दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा था। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक नेपाली अफसर की नजर याकूब के ब्रीफकेस पर पड़ी। एक्सरे मशीन में कुछ ऐसा दिखा जिससे अफसर को शक हुआ। अफसर ने याकूब को रोका और ब्रीफकेस खोलने कहा। याकूब के माथे पर पसीना आ गया। जब ब्रीफकेस खोला गया तो अंदर से कई देशों के फर्जी पासपोर्ट, बहुत सारी पाकिस्तानी और अमेरिकी करेंसी और कई सारे आई कार्ड निकले। नेपाल पुलिस ने उसे तुरंत एक खुफिया कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक उससे लगातार पूछताछ हुई। जब नेपाल पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो याकूब टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम याकूब है। बंबई के धमाकों में मेरे नाम पर चार्जशीट है। मुझे भारत पुलिस ढूंढ रही है। नेपाल पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए दिल्ली में CBI और रॉ के हेडक्वार्टर में फोन घुमा दिया।
भारत सरकार ने तुरंत अपनी एक खास टीम काठमांडू भेजी। 28 जुलाई 1994 को रॉ के एजेंट्स याकूब मेमन को एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली ले आए। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन खेल अभी बाकी था। दिल्ली में रॉ के सेफ हाउस में याकूब मेमन से पूछताछ शुरू हुई। उसके ब्रीफकेस को दोबारा बारीकी से चेक किया। ब्रीफकेस के एक छुपे हुए हिस्से में उन्हें एक छोटी सी टेप रिकॉर्डिंग कैसेट मिली। जब उस कैसेट को चलाया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उसमें 3 लोगों की आवाजें थी, तौकीर जलियावाला, टाइगर मेमन और याकूब मेमन। ये कैसेट भारत के लिए सबसे बड़ा सबूत था कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई इस पूरी साजिश में शामिल थे। पूछताछ में याकूब ने बता दिया कि वो काठमांडू क्यों गया था। उसने आमिर का नाम भी रॉ को बता दिया। रॉ के अफसरों ने उसी दिन आमिर को उठा लिया। आमिर बहुत डरा हुआ था। रॉ चीफ ने आमिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो आमिर, हम याकूब को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम दुबई जाओ और मेमन परिवार को समझाकर वापस लाओ। हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जाएगी। आमिर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो मान गया। अगले ही दिन आमिर दुबई पहुंच गया। रॉ ने उसे दुबई के उस होटल का पता दिया था जहां परिवार के रुकने की उम्मीद थी, लेकिन जब आमिर उस होटल में पहुंचा तो रिसेप्शन वाले ने कहा कि वहां मेमन नाम का कोई इंसान नहीं रुका है। इधर पाकिस्तान में आईएसआई को भनक लग गई थी कि याकूब मेमन काठमांडू से गायब हो गया है। उन्हें शक हो गया कि याकूब भारत पहुंच चुका है। आईएसआई ने अपने सभी एजेंट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया। आमिर जब दुबई की सड़कों पर घूम रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो जिस भी टैक्सी में बैठता, पीछे एक काली गाड़ी हमेशा नजर आती। आमिर ने घबराकर रॉ के अफसर को फोन किया। सर, आईएसआई मेरे पीछे लग गई है। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मार देंगे। घबराओ मत, दुबई में हमारा एक बहुत पुराना आदमी है। उसका नाम शफीक है। वो 22 साल से दुबई में टैक्सी चला रहा है। वो अब से तुम्हारे साथ रहेगा, सिर्फ उसकी गाड़ी में बैठना। शफीक कोई आम ड्राइवर नहीं था। वो रॉ का सबसे तेज और भरोसेमंद एजेंट था। 21 अगस्त 1994 की शाम आमिर बहुत थका हुआ और निराश था। उसे दुबई का खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो असली कबाब खाने के लिए दिल्ली दरबार नाम के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट में गया। वो वहां बैठा खाना खा रहा था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। 2 नौजवान लड़के एक पार्सल लेने अंदर आए। वो सुलेमान और ईसा मेमन थे, याकूब के छोटे भाई। दोनों भाई भी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि याकूब की बीवी राहिन प्रेग्नेंट थी और उसने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है, इसलिए वो लोग अस्पताल के पास एक छोटे से होटल क्लेज में शिफ्ट हो गए थे। आमिर उसी रात उनके होटल पहुंच गया। क्लेज होटल के एक छोटे से कमरे में पूरा मेमन परिवार डरा हुआ बैठा था। आमिर ने उन्हें बताया कि याकूब अब भारत की कस्टडी में है और रॉ ने वादा किया है कि अगर वो खुद सरेंडर करेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। और सब तैयार हो गए कि वो भारत वापस लौटेंगे। रॉ के चीफ ने दुबई में मौजूद भारतीय आईएफएस अफसर प्रभु दयाल को फोन किया और कहा, प्रभु, तुम्हें उन पासपोर्ट्स पर तुरंत वीसा लगाना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसके बाद प्रभु दयाल ने आमिर को इंडियन एम्बेसी बुलाया। जब आमिर शफीक के साथ एम्बेसी से पासपोर्ट पर वीसा लगवाकर निकल रहा था तो शफीक ने रियर व्यू मिरर में देखा कि आईएसआई की 3 गाड़ियां उनके पीछे लगी हैं। शफीक ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने आमिर से कहा, सामने एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। मैं गाड़ी मेन गेट पर रोकूंगा, तुम तेजी से अंदर जाना और सीधा भागते हुए पिछले गेट से बाहर निकलना। मैं गाड़ी घुमाकर तुम्हें वहीं मिलूंगा। मॉल आते ही शफीक ने गाड़ी रोकी। आमिर तेजी से अंदर भागा। आईएसआई को लगा आमिर छुपने गया है। वो अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर आमिर के पीछे मॉल के अंदर भाग गए, लेकिन आमिर बिना रुके पिछले दरवाजे से बाहर निकला जहां शफीक पहले से इंजन स्टार्ट किए खड़ा था। वो लोग वहां से गायब हो गए और आईएसआई के एजेंट्स मॉल में ही भटकते रह गए। इसके बाद आईएसआई दुबई के इमिग्रेशन अफसरों के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर जाल बिछा चुकी थी। जैसे ही मेमन परिवार वहां पहुंचता, उन्हें गिरफ्तार करके सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाता। रॉ को जब ये पता चला तो उन्होंने एक मास्टरमाइंड प्लान सोचा। दिल्ली से रॉ चीफ ने आमिर को कॉल करके कहा, दुबई एयरपोर्ट मत जाना, हमने शारजाह एयरपोर्ट से नई फ्लाइट बुक की है, वहां से निकलेंगे। शारजाह दुबई से 26 किलोमीटर दूर था। भारत सरकार ने सीधा प्रभु दयाल को ऑर्डर दिया। प्रभु दयाल अपनी ऑफिशियल मर्सिडीज कार में, जिस पर भारत का झंडा लहरा रहा था, पूरी सिक्योरिटी के साथ होटल पहुंच गए। प्रभु दयाल अपने साथ एक मिनी बस लाए थे। पूरे परिवार को उस बस में भरा गया और 26 किलोमीटर दूर शारजाह एयरपोर्ट पहुंचाया गया। 25 अगस्त 1994 पूरा मेमन परिवार दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहां रॉ और सीबीआई के अफसर उनका इंतजार कर रहे थे। दुबई में आईएसआई के एजेंट्स दुबई एयरपोर्ट पर खड़े हाथ मलते रह गए। भारत की इंटेलिजेंस ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। मेमन परिवार भारत आ चुका था, लेकिन याकूब की बीवी राहिन अभी भी दुबई में इंडियन एम्बेसी के एक सेफ हाउस में रुकी हुई थी। उसका पासपोर्ट पाकिस्तान की एम्बेसी में फंसा हुआ था। रॉ चीफ ने प्रभु दयाल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कहा और राहिन को मीडिया के सामने लाने कहा। दुबई में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहिन ने रोते हुए मीडिया के सामने कहा, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने मेरा पासपोर्ट रख लिया है। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ
कि मुझे एक इमरजेंसी पासपोर्ट दिया जाए। पूरी दुनिया की मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। भारत सरकार ने तुरंत राहीन को एक इमरजेंसी पासपोर्ट जारी कर दिया। 4 सितंबर 1994 को राहीन मेमन अपनी छोटी सी बच्ची जुबैदा को गोद में लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका था, लेकिन टाइगर मेमन कभी वापस नहीं आया। वो आज भी पाकिस्तान में एक भगोड़े की तरह अपनी जिंदगी काट रहा है। लेकिन 1993 के धमाकों के बाकी सभी मुजरिमों को उनके किए की सजा मिली। उन पर टाडा अदालत में एक बहुत लंबा मुकदमा चला। अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद सबूतों के आधार पर परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग फैसले सुनाए गए। याकूब को धमाकों की साजिश रचने, हथियारों का इंतजाम करने और पूरे हमले को फाइनेंस करने का मुख्य दोषी पाया गया। 30 जुलाई 2015 को नागपुर सेंट्रल जेल में उसे फांसी दे दी गई। कुछ सदस्यों को साजिश का हिस्सा होने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ सदस्यों को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया। भारत ने न सिर्फ अपने मुजरिमों को पकड़ा था, बल्कि पाकिस्तान और ISI का वो घमंड भी तोड़ दिया था कि वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।